और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के कंटेस्ट में, और छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो ये चैप्टर को हमको बहुत अच्छे डिटेल में रीड करना होगा, और उसके बाद इससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना होगा। तो पहला है लाइफ प्रोसेस, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए रीड करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको मिल सके। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? Alive word का मतलब होता है जिंदा। तो कैसे हम एक लाइफ और अलाइव में से, जिसमें लाइफ है और जिसमें लाइफ नहीं है, इसको डिफरेंस आप कैसे बताते हैं? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. अगर इस तरह की एक्टिविटीज हम देख रहे हैं कि कोई कर रहा है, मतलब ये सारे लिविंग बींग्स है। वॉट इफ द डॉग एंड द काउ और द मैन वेयर अस्लीप? अगर इंसान सो रहा है या काउ सो रहा है, तब आप कैसे पता करते हो कि वो इंसान जिंदा है कि नॉट अलाइव है या मर गया है? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वेयर अलाइव बट वी डिड नॉट नो दैट। वी कुड स्टिल थिंक, हम सोच सकते हैं कि वो अलाइव है, बट डिड वी नो दैट? हाउ डिड वी नो दैट? हम कैसे समझ ले कि वो जिंदा है? अगर कोई सो रहा है तो हो सकता है वो जिंदा हो सकता है वो मर गया हो, तो हम कैसे समझ ले कि वो जिंदा है या नहीं है? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दे आर अलाइव। अगर आप किसी भी इंसान को जब सो रहा है या कोई एनिमल सो रहा है, आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो उसका पेट धीरे से फूलता है, फिर थोड़ा ठंडा होता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे होता है। ये ब्रीदिंग होता है। जब हमारा लंग्स एक्सपांड हो रहा है और लंग्स श्रिंक होता है, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो हमारा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये नॉर्मल एक्टिविटी है, ये नॉर्मली होती रहती है। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये हमारे नोइंगनेस पे काम नहीं करता है, ये वॉलेंट्री एक्शंस है, ये अपने आप हो रहा है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस बोल सकते हैं कि वो अपने आप अंदर जा रहा है, अंदर बाहर आ रहा है। तो आप अगर कोई इंसान सो रहा है तो आप देखें उसके लंग्स में हवा जा रही है और निकल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अलाइव है। पर व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स तो सांस लेते हुए आपको दिखेंगे नहीं, तो आप कैसे समझोगे कि प्लांट जिंदा है कि नहीं? प्लांट्स अगर जिंदा है तो वो ग्रीन है। We see them green, some of us will say. But what about plants that have leaves of colors other than green? अगर प्लांट बहुत हरा भरा है तो आप समझ सकते हो कि प्लांट बहुत हेल्दी है। पर अगर प्लांट का कलर ही दूसरा है, अगर कोई क्रोटन्स है और उस क्रोटन के पत्तियों का कलर पिंक है, तो ग्रीन होगा नहीं, वो तो पिंक ही रहेगा। तो हमको कैसे समझ में आएगा? They grow over time, so we know that they are alive, some will say. कुछ लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे कि हाँ, एक प्लांट हमने लगाया, वो धीरे धीरे लंबा हो रहा है या घना होते जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. हम जिंदा है ये प्रूव करने के लिए हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट जैसा नहीं रहना चाहिए। जैसे एक पत्थर हमने टेबल पे रख दिया, तो वो पत्थर अगर 10 साल भी रख दोगे तो वैसा ही रहेगा, तो वो अलाइव नहीं है। और अगर आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है, तो पेड़ हो सकता है थोड़ा से दिन पत्तियां निकले, फूल निकले, फिर वो मुरझा जाए और खत्म हो जाए। मतलब इसमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। तो अगर इंसान कोई जिंदा है या प्लांट कोई जिंदा है, तो इसमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए। बट अ प्लांट
that is not visibly growing is still alive and some animals can breathe without visible movements. ऐसे बहुत सारे plants हैं जिसमें आप विजिबिलिटी नहीं देख पाते हो. डेली बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि हाँ आज प्लांट का 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गया, 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गया या 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गया, ये बहुत सारे ब्रांचेस एक दिन में आ गए. ऐसा नहीं होता है, थोड़े टाइम लगते हैं उनमें चेंजेस लाने के लिए. तो इसीलिए हम और अगर कोई एनिमल ऐसा है जो ब्रीथ कर रहा है पर उसका आपको विजुअलाइजेशन में नहीं दिख रहा, आपको कोई लंग्स श्रिंक या करते हुए या रिदमिंग ऐसा कोई रिदमिंग मूवमेंट नहीं दिख रहा है. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ. तो आप सिर्फ बोलो कि सिर्फ मैं विजुअलाइजेशन से ही काम करूं, मुझे विजुअलाइज होगा तो ही मैं समझूं कि ये अलाइव है, तो ये सही नहीं है. Movements over very small scales will be invisible to the eyes. Movements of molecules, for example. बहुत माइन्यूट मूवमेंट्स जो है वो आपके आंखों से विजिबल नहीं होगा. जैसे कि कोई मॉलिक्यूल का मूवमेंट है तो ये आपको विजिबल नहीं होगा. इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. ये इनविजिबल मूवमेंट जो है ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. नेसेसरी मतलब जरूरी. इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस. क्या ये इनविजिबल मूवमेंट जरूरी है? तो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट बोलेगा कि हाँ. In fact, viruses do not show any molecular movements in them, even they infect some cell. And that is partly why there is a controversy whether they are truly alive or not. हर living organism में कुछ ना कुछ movement होना compulsory है. पर जब हम वायरस की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वायरस कभी कभार एकदम नॉन लिविंग कैरेक्टर जैसा हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है. तब हम मान सकते हैं कि वायरस नॉन लिविंग है या फिर मर गया है. पर वायरस में एक कंट्रोवर्सी है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर्स रखता है. ये जब नॉन लिविंग कंडीशंस में आ जाता है तो वो नॉन लिविंग बन जाता है. पर जैसे ही उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है तो वो तुरंत लाइफ फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसमें मूवमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा. वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. तो ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जरूरी क्यों है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स. दे कैन हैव tissues have cells have smaller components in them and so on. जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो तो ऑर्गेनिज्म में अंदर टिश्यू होता है, टिश्यू सेल से बना होता है. और सेल्स को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अब प्लांट, एनिमल और लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये प्लांट कैसे सेल्स है? ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स है. तो यूकैरियोटिक सेल्स होने में फायदा क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स होने से, यूकैरियोटिक सेल्स का जब हम डिफरेंस पढ़ते थे क्लास 9th में हमने पढ़ा है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस, तो हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और हर एक सेल ऑर्गेनेलीज में एक आउटर मेम्ब्रेन होगा जो कि उस सेल को अलग करके रखेगा. तो इस तरह से सेल्स होते हैं. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स आर वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. ये जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है ये धीरे धीरे एनवायरमेंट फैक्टर्स के कारण ये कहीं कहीं पे ब्रेक डाउन होते हैं. इफ ऑर्डर्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. अब अगर ये ऑर्डर टूट जाए तो वो इंसान मतलब वो लिविंग नहीं हो सकता. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. तो लिविंग क्रिएचर क्या है? वो हर वक्त रिपेयर करे और मेंटेन करे. जब एक लाइफ होता है तो लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आता है, तो अप्स और डाउन्स को हमको मेंटेन करके चलना. और तबीयत खराब होती है तो तबीयत ठीक भी होती है. तो हमारे बॉडी का जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो,
हर एक में डैमेज होता है और उस डैमेज का रिपेयर भी होता है, और इन्हीं रिपेयर से वो अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन भी करते रहता है. सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स ओवर अराउंड ऑल द टाइम. इसीलिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट हर वक्त होता है. What are the maintenance processes in living organisms? Let's explore. कैसे बॉडी मेंटेन करता है, अब हम आगे ये पढ़ेंगे. So what is a life process? What are life processes? अब life processes क्या है? The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. जो हमारे बॉडी का मेंटेनेंस है वो दिन भर होना चाहिए. अगर सुबह कुछ गड़बड़ हो गया है, बॉडी में कहीं डैमेज हुआ है, तो उसका रिपेयर हो जाना चाहिए शाम तक, या अगर शाम को कुछ हुआ है तो वो उसके बाद रिपेयर हो जाना चाहिए. Even when we are just sitting in class, even if we just asleep, this maintenance job has to go on. ये continuous process है. अगर आप समझो तो ये कैसा प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ठीक है, ये कैसा है, कंटिन्यूअस है. अब अगर कंटिन्यूअस है तो क्या फायदा होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होने, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होने से क्या फायदा होने वाला है कि ये 24 आवर्स अवेलेबल है. क्या, रिपेयर. जो आपके जॉब का रिपेयर है, जैसा आप रिपेयर करना चाह रहे हो, ये सारे रिपेयरिंग सिस्टम्स जो है वो हर वक्त मेंटेन्ड है. अब द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म देयर मेंटेनेंस जॉब्स आर लाइफ प्रोसेस. ये आप मार्क कर लीजिए. द प्रोसेस, ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है, the process which together perform their maintenance jobs are life process. जो कि मेंटेनेंस जॉब साथ में करते जाता है, ये है हमारा लाइफ प्रोसेस. Since these maintenance jobs are needed to prevent damage and breakdown, क्योंकि ये मेंटेनेंस जो है ये क्यों चाहिए, ताकि हम अपने डैमेज और ब्रेकडाउन को बचा सके. एनर्जी इज नीडेड फॉर देम. अगर आपको कहीं पे भी कुछ मरम्मत करना है तो फिर आपको एनर्जी चाहिए. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से, ये एनर्जी आएगी बॉडी के बाहर से. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म which we call food to the inside, a process we commonly called nutrition. ये ध्यान से समझेंगे. इसमें ये जो पॉइंट है, जो न्यूट्रिशन का पॉइंट, सॉरी, ये जो पॉइंट है न्यूट्रिशन का, ये समझे कि जब हमारे बॉडी को रिपेयर करना है, हमारे बॉडी को क्या करना है, हमारे बॉडी को ये करना है मेंटेनेंस. जब हमारे बॉडी को मेंटेनेंस करना है तो इस बॉडी को क्या चाहिए, थर्ड यहाँ पे सेंटेंस देखिए, ये देखिए, ये मार्क करिए, ये है एनर्जी. हमारे बॉडी को जब मेंटेनेंस करना चाहिए तो एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आएगी कहाँ से, ये एनर्जी आएगी इस फूड से. ये जो फूड है हमारे बॉडी का, जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो जब हम खाना खाते हैं इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. अगर हमको लंबा होना है, ग्रोथ चाहिए, तो क्या होगा, जो खाना जा रहा है वो भी रॉ मटेरियल्स वो भी बाहर से चाहिए. एक छोटा सा बेबी जो 1 मंथ का है, वो धीरे धीरे खाना खा खा के धीरे धीरे वो बड़ा होता है. तो ये न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसीलिए बच्चा बड़ा होता है. आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं उस क्लास तक पहुंचने
में और आपके क्लास 1 की फोटोग्राफ्स आप देखिए, तो क्लास 1 में आपकी जो हाइट है और अभी जो आपकी हाइट है इसमें बहुत चेंजेस है। और चेंजेस क्यों है? क्योंकि आप खाना खाए हो और खाना खाने से आपको न्यूट्रिशन मिली है और बॉडी न्यूट्रिएंट होने के कारण आपके बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म मेंटेन रह पाया। तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए एनर्जी और एनर्जी के लिए चाहिए खाना। जब आप खाना खा रहे हो, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है, तो ही आपका बॉडी मेंटेन रहेगा। Since life on earth depends on carbon based compounds, most of these food sources are also carbon based। तो ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि आप जो फूड कंज्यूम करते हो ये क्या होता है? ये कार्बन बेस्ड होता है। Depending on the complexity of this carbon sources, depending upon the complexities of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutrition process। अब हम क्या खा रहे हैं? हम जो खा रहे हैं वो कार्बन बेस्ड फूड होता है। अब जब हम कार्बन बेस्ड फूड खाते हैं तो ये भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब जो एनिमल खाता है वो हम नहीं खाते, जो प्लांट खाता है वो हम नहीं खाते। हम हर तरह के प्लांट्स को नहीं खा सकते, हम सेलुलोज नहीं खा सकते। आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा रूमिनेंट्स, तो रूमिनेंट एनिमल जो है वो हमारे साथ और उनका फूड तो सेम नहीं है। तो ये जो चेंज हो जा रहा है ना, इस चेंजिंग के कारण हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन भी चेंज हो जाता है। आप इंडिया से बाहर के लोगों का फूड हैबिट देखोगे तो दोनों में अलग है और इसी कारण उनका फिजिक अलग है, वो देखने में अलग दिखते हैं। कोई बहुत हेल्दी लगता है, कोई बहुत लीन एंड थिन है। ऐसा बॉडी में अलग अलग गेटअप क्यों रहता है? क्योंकि हमारा जो फूड है वो अलग होता है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism। ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में नहीं रह सकता। These sources of energy therefore need to be broken down and built up in the body and must be finally converted into a uniform form of energy, a source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules of the body needs to grow। ये काफी बड़ा सेंटेंस है, इसको हम टुकड़ों में पढ़ते हैं। पहला लिखा है देखो, these sources of energy, ये these sources of energy कौन है? एनर्जी, फूड। इस सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हमको क्या करना पड़ेगा? नीड टू बी ब्रोकन डाउन। जब आप डाइजेशन करते हो तो यही एनर्जी या जो खाना है ये टूटता है और बिल्टअप जब बॉडी बिल्डिंग के लिए उसको जोड़ना पड़ता है इन द बॉडी एंड फाइनली गेट्स कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में ये कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आपने रोटी खाया, चावल खाया, दाल खाया, इडली खाया, डोसा खाया, जो भी आपने खाया वो क्या होगा? एक यूनिफॉर्म सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के एक फॉर्म जैसे कि ग्लूकोज, उस फॉर्म में ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा। that can be maintained, that can be used for various molecular movements। और ये जो ग्लूकोज है ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए यूज हो सकता है। अब कौन से मूवमेंट्स है वो देख लेते हैं। मूवमेंट्स है हमारा मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और as well as to the kinds of molecules the body needs to grow। और कौन से मॉलिक्यूल्स है जो हमारे बॉडी को लगता है, उन सारे ग्रोथ के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स है, इन सारे मॉलिक्यूल्स के सिंपलर फॉर्म में आपका फूड से न्यूट्रिशन कन्वर्ट हो जाना चाहिए। For this, a series of chemical reactions in the body are necessary।
अब आपने रोटी खाया, रोटी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, चावल खाया, चावल को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, दाल पिया, इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगेगा एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपको लगता है सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये बॉडी में ऑटोमेटिक होता है, ये आपको बाहर से समझ में आएगा नहीं। अब ये रिएक्शंस कैसे हैं? Oxidizing reduction reactions are some of the most common chemical names to break down molecules. Oxidizing and reducing, ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ये बहुत बॉडी में होता है ताकि आपके बॉडी का ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी हो सके। For this many organisms use oxygen sourced from outside the body. आपके बॉडी के बाहर ऑक्सीजन होता है जो आप इनटेक करते हो, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है। For this many organisms use oxygen source from outside the body. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड द बॉडी से ऑक्सीजन लेते हैं। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources of cellular need is what called respiration. तो आपने अभी पढ़ा है एक पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू आपका जो फूड है वो कन्वर्ट हो गया सिंपलर फॉर्म में, और इस कन्वर्शन में आपको लगे बहुत सारे रिएक्शन। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेशन। इन द केस of a single celled organism, no specific organs for taking the in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसमें एक ही सेल है। तो एक ही सेल है तो खुद ही खाएगा, खुद ही खाना बनाएगा, खुद ही एक्सचेंज करेगा, खुद ही वेस्ट को रिमूव करेगा। आप अगर घर में अकेले हो तो खाना भी आप बना रहे हो, सामान भी आप ही ला रहे हो, झाड़ू भी आप ही लगा रहे हो, पोछा भी आप ही लगा रहे हो, तो सारा काम वो सिंगल सेल कर रहा है, तो उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। ठीक है, और इस सब करने के लिए वो क्या कर रहा है, पूरे एंटायर सरफेस को ये पूरे एंटायर सरफेस को वो यूज कर रहा है। एंटायर सरफेस, अगर एक सेल ऐसा पूरा बड़ा सा है, एक सिंगल सेल है, एक गोल बॉल जैसा समझो, तो उस बॉल के आउटर एनवायरनमेंट में क्या होगा, वो एक मेम्ब्रेन का लेयर, और उस मेम्ब्रेन के लेयर से वो सारा काम कर रहा है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अब आपके बॉडी में क्या होगा, आपके बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे सेल्स है। In multicellular organisms, all the cells cannot be in direct contact with the surrounding environment. हमारे हाथ अगर सोचो तो हाथ में जो आउटर सरफेस है वो तो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट है, पर अंदर में जो सेल्स है वो क्या वो डायरेक्ट कांटेक्ट में? ऐसा हो ही नहीं सकता। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 1% to 10% सेल ही आउटर सरफेस में प्रेजेंट है जो कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो इस तरह का सिंपल डिफ्यूजन तो इसमें हो नहीं सकता। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल। अब जो सेल अंदर है उसको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि आउटर सरफेस के सेल को ही ऑक्सीजन मिल सकता है क्योंकि वो एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में। तो अंदर वालों को क्या होगा? We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform. हमने पढ़ा है एलिमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमको पता है कि सारे का इंडिविजुअल काम है। We are familiar with the ideas of the specialized tissue and with their organization in the body of the organism. हम उनके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से भी पहचानते हैं, और जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उस बॉडी में वो भी हमको पता है। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. अब जो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो इन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की भी जो अपटेक है वो भी हमको पता होनी चाहिए कि वो कौन से सेल्स को अपटेक करेगा। तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का फंक्शन है कि आपका काम है कि आप ऑक्सीजन को अपटेक करो, आपका काम है कि आप फूड अपटेक करो।
हाउएवर दिस पोजेस अ प्रॉब्लम, इसमें एक प्रॉब्लम भी है. Since the food and oxygens are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. अब मैंने कहा कि ऑक्सीजन मुझे चाहिए, तो ऑक्सीजन ले कौन रहा है मेरे बॉडी में? नाक, नोज ले रहा है. तो जब नोज से ले रहा है और पैर को ऑक्सीजन चाहिए, तो नोज से पैर तक पहुंचना भी तो है. तो नोज से पैर तक पहुंचे या लंग्स तक पहुंचे या किडनी तक पहुंचे, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, यही मेन प्रॉब्लम है कि अब हम अगर फूड की बात करें तो हम कहाँ से इनटेक करते हैं? मुंह से. तो एक ही प्लेस में हम इनटेक कर रहे हैं, पर न्यूट्रिशन तो किडनी को भी चाहिए, किडनी न्यूट्रिशन तो ब्लड में भी चाहिए, सब चाहिए. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and nutrient from one place to another. वैसे ही प्लांट्स में आप देखो, फूड कहाँ बनता है? पत्तियों में. पानी कहाँ मिलता है? रूट्स में. तो पानी ऊपर पहुंचना भी चाहिए, खाना ऊपर बन के पत्तियों से रूट्स तक पहुंचना चाहिए. तो ये सब चीजों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन. बना खाना किचन में और डाइनिंग टेबल तक आना चाहिए, तभी तो आप खा पाओगे. तो आपको पत्तियां, अगर लीफ की बात, प्लांट्स की बात करें, तो पत्तियों में अगर फूड बन रहा है तो रूट्स को चाहिए. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके पत्तियों से खाने को रूट्स तक पहुंचाए या न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाए. When chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. अब हर एक रिएक्शंस में वो प्रोड्यूस करता है बाई प्रोडक्ट्स. क्या बनाता है? बाई प्रोडक्ट. और ये बाई प्रोडक्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट है मेन प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बना है. और ये प्रोडक्ट्स जो है ये बहुत बार क्या हो जाते हैं? ये बाई प्रोडक्ट्स जो है ये हार्मफुल भी होते हैं. तो इस हार्मफुल प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना पड़ेगा. दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड द बॉडी. द नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास पहुंच रहा है दैट इज एक्सक्रीशन. जब बॉडी से आप पूरे वेस्ट को रिमूव करते हो तो होता है एक्सक्रीशन. Again, if the basic rules of the body design the multicellular organisms are followed, a specialized tissues for excretion will be developed. अब पूरे बॉडी का एक्सक्रीशन पत्ती तो नहीं कर रहा है, पूरे बॉडी में स्टेम कर रहा है क्या? नहीं. हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारे हाथ के स्किन पूरे बॉडी का वेस्ट रिमूवल कर रहा है क्या? नहीं. तो इसमें भी हर एक जगह का वेस्ट भी एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए और उसके लिए भी हमको चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम. We need to transport waste away from cells to their excretory tissues. Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. तो आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 5.2 न्यूट्रिशन. अब इसमें जो क्वेश्चंस दिया है मैं चाहूंगी कि आप इसको सॉल्व करें, और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चंस को डील कर लेंगे. और जो अभी 5.1 हमने जहाँ तक रीड किया है वहां तक आप कम से कम 3 बार रीड करिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आ जाए. इस पार्ट का MCQ एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे. फिर हम अगला जो 5.2 है न्यूट्रिशन, उस पार्ट को स्टार्ट करेंगे. तो अभी तक के लिए इतना ही. हैप्पी स्टडिंग. मैं बार बार बोलूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब किए.